नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कुछ ही घंटों के बाद उत्तर प्रदेश मतदान करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में राजनीति की बयार क्या है, ये क्षेत्र पश्चिम का ये तय करता है जिन 8 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के मतदान को अब जब कुछ घंटे शेष बचे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि पश्चिम का ये क्षेत्र किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहा है, क्या समीकरण यहाँ पर बने और क्या वास्तविक जनता किन किन मुद्दों के आधार पर यहाँ वोट करने जा रही है, जनता का मूड क्या है, उसका मिजाज क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज ने किस प्रकार से यहाँ पर अपनी अपनी रणनीति तैयार की। मुख्य तौर पर यह गन्ना बेल्ट कही जाती है जहाँ पर गन्ना किसानों के भुगतान का इशू पिछले 15-16 सालों की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। किसानों की समस्या इस क्षेत्र में सबसे बड़े समस्या के तौर पर उभर कर आती है और सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सबका मुख्य केंद्र बिंदु गन्ना पट्टी के किसानों की समस्या और नॉन पेमेंट का ड्यूज के जो इशूज हैं ये सबसे बड़े होते हैं। कोई भी सरकार नहीं, कितना भी पेमेंट हो जाए, लेकिन यह मुद्दा जरूर चर्चा में रहता है कि गन्ना किसानों का भुगतान कम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट चीनी मिल ओनर्स किसानों के साथ ज्यादती करते हैं, उनके पेमेंट्स रोकते हैं और तकरीबन 15-16 हज़ार करोड़ का बकाया रखते हैं। हालांकि यूपी सरकार क्लेम कर रही है कि उसने 65,000 करोड़ का भुगतान अब तक कर दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश का मोस्ट पोलराइज्ड एरिया है, यानी जो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है। अगर आप इन 8 सीटों को माने तो यह प्रमुख केंद्र बिंदु है जहां पर पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिटी लिविंग की तादाद है वो तकरीबन ऐसी है कि जो आपस में इस प्रकार के तनाव और संघर्ष को पैदा करती है जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हो। ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी बुनियाद पड़ी थी इस क्षेत्र में मुजफ्फरनगर और शामली के बड़े दंगे के बाद। उसके बाद यहां पर वर्टिकल डिवीजन हो गया। दूसरा, इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो एक इमेज और रेपुटेशन है, ये एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि प्रधानमंत्री की छवि और केंद्र सरकार के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहां वोट चाहती है और अगर पोलराइजेशन होता है तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मैक्सिमम मिलेगा। ये क्षेत्र भी है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन का अलाई है उसकी राजधानी इसी क्षेत्र में है। जितनी भी ताकत है राष्ट्रीय लोकदल की, उसका 90% एरिया इन्हीं 8 सीटों में आता है। वैसे सामान्यतः 16 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल प्रभाव रखता है, लेकिन इन 8 सीटों पर उसकी आत्मा बसती है। राजनीतिक कारणोंवश या मोदी लहर के कारण, भारतीय जनता पार्टी की लहर के कारण राष्ट्रीय लोकदल इस क्षेत्र से साफ हो गई थी, उसका सफाया हो गया था। 2014 में, 2017 में कैराना की सीट उपचुनाव के बाद आरएलडी किसी तरह जीत पाई। यह चुनाव यह तय करेगा कि राष्ट्रीय लोकदल का क्या भविष्य है। कल होने जा रहा मतदान यह तय करेगा कि जयंत चौधरी और अजित सिंह की राजनीति को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस चुनाव से यह भी तय होने जा रहा है। इस चुनाव से यह भी तय होने जा रहा है कि महागठबंधन की जो तीनों पार्टीज हैं, इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, ये इन्हीं तीन ही 8 सीटों पर निर्भर करती है। यहां राष्ट्रीय लोकदल भी मजबूत है, यहां बीएसपी भी मजबूत है, यहां समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। यानी ये जो चुनाव 8 सीटों पर है, ये सबसे ताकतवर क्षेत्र है महागठबंधन का। अगर गठबंधन यहां से टेक ऑफ किया तो बीजेपी के लिए मुसीबत, अगर महागठबंधन यहां टेक ऑफ नहीं किया तो बीजेपी के लिए आने वाले बाकी 6 चरणों के चुनाव बहुत आसान होने वाले हैं। तो क्या होने जा रहा है? एक मसला और है जो मैं आपको ब्रीफ करूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। यहां सरकारों के खिलाफ कम प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें से तमाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ जनता नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट कैंडिडेट्स है। यहां पे ये एक फैक्टर भी है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है और बीजेपी ने टिकट भी कम ही काटे हैं, अधिकांश लोगों को रिपीट किया है। तो मोदी की छवि, केंद्र सरकार के काम, ध्रुवीकरण की कोशिश, यह बीजेपी की तरफ से रहेगा। गठबंधन की तरफ से नॉन पेमेंट के इश्यूज,
राष्ट्रीय लोकदल की अपनी जो उनकी विरासत है वो बचाए रखना, और जो जाट जाटो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है इस बेल्ट में वो बड़ा मारक है। सामान्य तौर पर इसकी काट बीजेपी के पास अभी नहीं है। अब ये कल होने वाले मतदान से स्पष्ट होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये गन्ना पट्टी वास्तविक रूप से क्या चाहती है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर मैंने इस क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जातीय समीकरण आपको बताने की कोशिश की। आज मैंने डिबेट इसलिए आमंत्रित की है क्योंकि कल जब सुबह से मतदान शुरू होगा, उत्तर प्रदेश का मतदाता अपनी तकदीर लिखने जा रहा है और उसके मन में क्या है आज डिबेट में समझेंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजेंद्र सिंह मेरे साथ कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी राष्ट्रीय लोकदल से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, रुद्र प्रताप दुबे, डी.आर. साहू और नवाब सिंह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरठ से, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनीष जी, आपके कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम कर रहा है, ये जानते हुए कि भी आपके सिटिंग तमाम सांसदों से जनता नाराज है, फिर भी आपने जोखिम क्यों लिया उनको उतारने का, और आपको क्यों लगता है कि जनता इस क्षेत्र की आपको वोट दे? आपने ऐसा क्या काम इस क्षेत्र में किया है? देखिए, प्रत्याशी चयन का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सभी पहलुओं पे परीक्षण करके अपना टिकट घोषित करती है। और हमको लगता है कि सारे 8 सीटें जिस पे कल चुनाव होने वाला है उस पे 8 पे हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं, बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। चूँकि 5 साल की योगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 2 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जैसा कि आपने कहा किसानों के लिए और गन्ना बेल्ट की भी चर्चा की, तो मैं 2 मिनट में ये बता देता हूँ कि 2 पेराई सत्र हुआ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बने, 65,000 करोड़ का हमने भुगतान किया है। वहीं बीएसपी ने 5 साल में 52,000 करोड़ का किया था और सपा ने प्रतिवर्ष 5 साल में 16-17 करोड़ रुपए के आसपास किया था, और हमने 65,000 करोड़ 2 पेराई सत्र में किया है। इतना अंतर है। दूसरा, हम जब आए थे तो 4,443 करोड़ का बकाया था 4 साल सपा की सरकार का, उसका भी इस 65,000 में शामिल है। यानी हमने उनका जो 4 साल का बकाया था उसको दिया और 2 पेराई सत्र में 65,000 करोड़ का भुगतान किया। ये रिकॉर्ड है। हमको लगता है जो लोग भी निरपेक्ष होकर अगर मूल्यांकन करेंगे तो हमारी बात को काट नहीं सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ गन्ना किसान के साथ साथ जो मोदी जी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, जो मकान, आवास, पक्के छत दिए, शौचालय दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, एलपीजी कनेक्शन दिया, आयुष्मान भारत के तहत काम किया, और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को जो 6,000 का हम दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। अच्छा, जब सब आपने इतना विकास का काम किया, आप बता रहे तो विकास के नाम पर वोट मांगिए ना, आप ये हिंदुत्व के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? मैं उसी आप अली बजरंग बली लेके आए। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। ये अच्छा सवाल आप ठीक है, उनको करने दीजिए जो दूसरा विपक्ष, आप क्यों कर रहे हो? निश्चित रूप से आज गठबंधन हताशा में है। हताशा में आने के कारण ही सहारनपुर में सुश्री मायावती जी को कहना पड़ा कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, पटना मत मुसलमानों। तो ये हताशा का परिणाम है कि उनको जाटों को वोट नहीं चाहिए लग रहा है। वहाँ ब्राह्मण ठाकुर। अच्छा, तो आपको क्या पड़ी अली बजरंग बली करने लगे? आप विकास पे वोट मांगिए। मैंने कहा 5 साल में ये काम किया, हमको इसलिए वोट दीजिए। जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। सुश्री मायावती जी के पहले कौन सा बयान इस चुनाव हम लोग का ऐसा आया था? अच्छा, तो उनका आया तो इसलिए काउंटर में हमने, हमारा सवाल है ये जनता से, आपके चैनल के माध्यम से भी है कि क्यों बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने का काम गठबंधन कर रहा है, मायावती जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं? क्या इस देश में सांप्रदायिकता केवल बहुसंख्यक वर्ग को बराबरी में लाने पर सांप्रदायिकता कही जाएगी कि अल्पसंख्यक को कुछ ज्यादा दे देना? कभी कहा जाएगा कि अल्पसंख्यक देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, कोई कहेगा मुसलमान बटो मत। तो एक भी सेकुलर व्यक्ति जो झंडा बरदार है अभी तक नहीं निकल रहा है कि मायावती को कंडेम करे। ये आपको पोलराइजेशन पर बिलीव है कि ऐसा कुछ पोलराइजेशन होगा तो हिंदुओं के वोट आपको मिलेंगे? नहीं, ये हमने थोड़ी किया, तो मायावती जी ने बोला। अब्दुल हफीज गांधी, आप तो विकास पर वोट मांगने गए थे, आपको क्यों ये आप अपील का आपके पार्टी गठबंधन के लोगों को करना पड़ा कि मुसलमानों एक हो जाओ, कांग्रेस लड़ नहीं सकती, ये ऐसा नहीं कर सकते? आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने गए थे, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं।
आप ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हैं और जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, काम के आधार पर ही वोट मांगा है। बीएसपी को नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन ने, बीएसपी उसका जवाब देगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप प्रधानमंत्री जी के भाषण उठाकर देखिए। जब राहुल जी ने वायनाड सीट चुनी, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी आज पुलवामा के इशू में क्या कह रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन इतना सुस्त है कि प्रधानमंत्री जी को नोटिस इशू नहीं कर रहा है। आप ट्विटर पे जाइए, उनकी ट्विटर लाइन पे जाइए और आप देखेंगे कि एक खास समुदाय को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। तो जब समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी आजकल हो क्या गया है, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा है और कल 66 ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने लेटर लिखा तो आज इलेक्शन कमीशन। गांधी जी, मैंने सवाल किया था कि जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट इसलिए देगी, आप मुझे बताइए, कारण बताइए क्यों दे आपको? जनता वोट इसलिए देगी कि उत्तर प्रदेश में विकास किया माने अखिलेश यादव जी ने, बहन जी का अपना एक विकास है। आज आप देख लीजिए, एक्सप्रेसवेज का जो नेटवर्क आप देखते हैं वो दोनों पार्टियों की वजह से है। और जहां तक किसानों की समस्या की बात है, हम लोगों ने तो आप इस पर वोट मांगिए कि साहब हमने, देखिए, हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, हमने 1090 बनाया, हमने डायल मांग रहे हैं। आप इस पे वोट ना मांगे, आपके हिंदू मुसलमान वोट क्यों मांग रहे हो? 108 में मेरी आपत्ति इस बात पे। 1090 पे वोट मांगा है हमने, जो है 44 डिस्ट्रिक्ट में जो 4 लेन बनाई उस पर वोट मांगा है। हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री जी से बनता है, आज वो पुलवामा के शहीदों पर वोट मांग रहे हैं। आप ये बताइए, जब पुलवामा के शहीद हो रहे थे उसके 2 घंटे बाद आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में फोटो शूट करा रहे थे। जब हम अभिनंदन की मांग कर रहे थे कि वापस आना चाहिए हमारा जो सैनिक है, और आप जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत, तीसरी बार पूछ रहा हूं, सबसे मजबूत, थर्ड टाइम पूछ रहा हूं, आपको वोट क्यों दे? हम जनता आपको वोट क्यों दे? आप वोट दीजिए। गन्ना किसानों की जो समस्या है, आज आप प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में झूठ बोलने का काम किया, कहा कि 35,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार छोड़कर गई थी। अभी मनीष जी ने खुद बताया कि पिछली सरकार 4,000 कुछ करोड़ रुपए छोड़कर गई थी। 31 मार्च 2017 तक का बता रहा हूं। जब प्रधानमंत्री जी देश के झूठ बोल सकते हैं जनता से, इसी झूठ के खिलाफ वोट पड़ेगा। ब्रजेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच। कांग्रेस को लेकर 2 सवाल हैं, इन पर्टिकुलर 8 सीटों पर। इन 8 सीटों में 2 सीट ऐसी हैं जहां पर मायावती को आपके कारण ये अपील करनी पड़ी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती, इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी गठबंधन को वोट दे, क्योंकि बीजेपी से हम ही लड़ सकते हैं। सहारनपुर और बिजनौर इसका उदाहरण है। पहला तो यह कि आपको गठबंधन वोट कटवा क्यों घोषित कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, इन 2 सीटों के अलावा किसी अन्य सीटों पर कांग्रेस गंभीरता से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? आपकी पार्टी के नेताओं की ना कोई खास रैली हुई है, ना आपकी पार्टी के नेताओं ने कोई कैंपेन किया है। कांग्रेस लड़ना भी चाहती है, दूर भी रहना चाहती है। आपका क्या एजेंडा है? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, इन 8 सीटों में से 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमने 2 सीट बागपत और मुजफ्फरनगर लोकदल के लिए छोड़ी है, और इन 6 सीटों में 4 सीट हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। और आदरणीय मायावती जी का जो दर्द है, काउंटिंग होगी उस दिन देखिएगा, 101%, क्योंकि 14 के मोदी लहर में 2 सीटों पर हम सेकंड पोल किए हुए हैं। ज्यादा नहीं है ब्रजेंद्र जी, ज्यादा नहीं है। आप काउंटिंग होगी उस दिन देखिएगा, 4 सीटें नाम बताए दे रहा हूं, सहारनपुर, गाजियाबाद, ये दोनों सीटें हम सेकंड पोल किए थे। बिजनौर भी ले लो, क्यों छोड़ रहे हो? कैराना और बिजनौर, ये 4 सीट हम नेट टू नेट बीजेपी से लड़ रहे हैं। आप रिजल्ट देखिएगा। आपका क्या रखा है कैराना में? आपका क्या रखा है बिजनौर में? कैराना में हमारा कैंडिडेटर है जो 4 बार एमएलए रहा है वहां से, उसका लड़का 2 बार एमएलए रहा है। और बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता का, जो 67 से एमएलए एमपी होता था, कांग्रेस में मिनिस्टर होता था, बीजेपी में मिनिस्टर होता था, उसकी लड़की का टिकट काट करके उसको जलील किया। उसका कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी का विधायक था, प्रदीप चौधरी। अच्छा, तो बीजेपी से आप लड़ रहे हो या गठबंधन? मैं लड़ रहा हूं गठबंधन। 4 सीटों पर बीजेपी से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। तो गठबंधन की नहीं है? गठबंधन की नहीं है। अब बाकी जगह गठबंधन होगी। 8 सीटें हैं ना, मैं 4 पर सीधी लड़ाई है, 2 पर गठबंधन। इतना कमजोर है गठबंधन? कमजोर है, मजबूत है, जनता जाने। मैं अपना जान रहा हूं, मैंने जो समीकरण देखा है, आपको तो गिनते तक नहीं है, आप कह रहे हैं। नहीं, और आप कह रहे हैं गया कोई नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी 3 सीटों पर गए, आदरणीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी 5 सीटों पर गए। केवल एक दिन के लिए, 8 तारीख। अरे भाई, एक दिन सब लोग गए। एक दिन वो भी रोड शो करके चली आई। राहुल गांधी की रैली तक रद्द हो गई। रोड शो में देखिए 5 लाख ज्योतिरादित्य सिंधिया नोएडा से लौट गए। आपकी पार्टी के फ्रंट लाइन के किसी लीडर की कोई बड़ी सभा नहीं हुई। सिंधिया जी, राज बब्बर जी, राज बब्बर अपना चुनाव लड़ रहे हैं भाई, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सारे लोग गए थे, पहले चरण में प्रचार कराए हैं। आदरणीय राज, तो आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से गठबंधन सीट में नहीं है? 4 सीटों पर हमारा सीधा मुकाबला है, 2 हमने छोड़ रखा है, और 2 सीटों मतलब 4 इनका मुकाबला है, 4 मेरा मुकाबला है।
जिसमें 4 हम जीत अच्छा, जाएंगे 10 सेकंड में आप 100%। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए गांधी जी। ये तो क्या देखिए, कर कांग्रेस रहे हैं? 2019 का इलेक्शन लड़ी कहाँ रही है? ये तो 22 की तैयारी कर रहे हैं। ये कैडर में थोड़ा दम मैं भर लड़ रहे रहा हूं, हैं, काउंटिंग में संगठन कितना बना पहले रहे हैं। लगे, ये- पहले ये राउंड में नहीं। नो इंटरप्शन ये प्लीज। इनके नेताओं ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 2022 की तैयारी, किससे कहा है ये बात? 2022 की तैयारी प्रियंका जी ने कहा, राहुल जी ने कहा। गठबंधन तो के ये सामने रेस में नहीं है। ये कह रहे हैं आप लड़ ही नहीं पा रहे उनसे, ये रेस में ही नहीं है कहीं। पर ये तो कह रहे हैं आपसे ज्यादा मैं हावी है। 4 सीट जीतने जा ये रहा रेस हूं, में नहीं है ना? लड़ाई की बात नहीं है, बिल्कुल काउंटिंग नहीं। होगी। तो क्यों अपील करनी पड़ी? मालूम हो जाएगा। जब इनके शीर्ष आप नेता ये कह रहे हैं दल 22 की देखिए, तैयारी कर रहे हैं, तो जनता कहां से भरोसा करेगी? आदरणीय मायावती जी को ये भाषण ही इसीलिए करना पड़ेगा कि कांग्रेस स्वीप कर रही है। नहीं, आप बताइए क्या जरूरत थी अभी इतना तो मुझे बवाल करने लगता है की कि वहां? आप लोग अपने में ही लड़ने में बिजी हो। नहीं, हम बीजेपी लोग- तो खड़े होकर हमारी देख रही है लड़ाई सीधे भारतीय कि जनता आप में जो पार्टी दो से। जीत के आएगा इनसे लड़ेगा। कांग्रेस कभी हमारी लड़ाई तो कंफ्यूज नहीं जनता हुई। लड़ रही है। हमारी लड़ाई तो जनता कांग्रेस लड़ रही है। कभी कंफ्यूज नहीं हुई। हम न्याय योजना नहीं, के ये साथ तो हम सब जानते जनता के हैं साथ हैं। कि गठबंधन को चाकू लगा रहे हो आप, ये तो हम सब महसूस नहीं, ही हम कर अपनी रहे हैं। लड़ाई लड़ने गठबंधन से कबला हमारे All right, सुरेंद्र त्रिवेदी। बीजेपी छीननी है। ये चुनाव और स्पेशली ये 8 सीटें ये तय करेंगी कि राष्ट्रीय लोक दल का आने वाले वक्त में भविष्य क्या होगा, जयंत चौधरी की राजनीति का भविष्य क्या होगा, अजित सिंह की आगे की राजनीति रहेगी या नहीं रहेगी। आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य स्वर्णिम है और स्वर्णिम रहेगा। दूसरी बात ये है कि जैसा अभी आपने डिबेट के शुरू में कहा था कि 2014 में मोदी जी की छवि बनती है मिश्रा जी काम के आधार पर। 2014 में काम देखने का मौका जनता को नहीं मिला है देश की, झूठ सुनने का मौका मिला, जुमलेबाजी सुनने का मौका मिला, 15 लाख का लालच सुनने का मौका मिला, काला धन लाने का मौका मिला, दाऊद को जो है 90 दिन में वापस लाएंगे इसका मौका मिला, पाकिस्तान के एक के बदले 10 सिर लाएंगे इसका मौका मिला। इस पर वोट किया जनता ने और उनकी बहुमत से सरकार बन गई। फिर 5 साल का रिकॉर्ड देखा जनता ने कि इसमें से आपने कुछ भी किया है। तो छवि की वास्तविक स्थिति तो अब है, इसको आप छवि कह लें या कुछ कह लें, जो अपनी बात पे खरा न उतरा हो, देश की जनता उसे अच्छी तरह समझ चुकी है। राष्ट्रीय लोक दल को इस क्षेत्र के लोग वोट क्यों देंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, गन्ना मतलब किसान की convince बात- करिए कि आप वोट मैं क्यों बता देंगे? रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल 2014 में जनता के जो भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया उसमें आकर के राष्ट्रीय लोकदल को हार का मुंह देखना पड़ा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन किसानों की लड़ाई लड़ना लोकदल ने एक दिन भी बंद नहीं किया। योगी जी की सरकार जब 2017 में बनी, किसानों के ऋण माफी के नाम पर इन्होंने धोखेबाजी की, 1.5 2 रुपए के चेक दिलाए। तो जुलाई 2017 में ही आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व आपने में किसानों की लड़ाई आदरणीय लड़ी, जयंत ओके, चौधरी- नोटेड। जी। दूसरा कौन सा मुद्दा है कि आपको वोट दें? दूसरा मुद्दा यह है कि वहाँ पर हर किसान के ही हर दुख दर्द में कोई एक दिन भी नहीं गुजरता है जिस दिन जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी न खड़े होते हों। किसानों की मुसलमानों की जब अरे भाई साहब, बीच में मिनट, एक ये मिनट। पहला राउंड है, सबको अपनी बात। आप जो बात कर रहे हो अली बजरंग बली मायावती जी की, ने कहा। आपके बजरंग बली भी तो अली हो गए हैं आपके अजीत जी- आपके ही अजीत पार्टी कैमरे द्वारा। पे बात करिए आप, अजीत जी कैमरे मंच पे। पे आपके ही पार्टी द्वारा अली को भी बजरंग बली बना लिया गया। ये अजीत जी उकसा मंच रहे पे हैं थे। आप, उकसिए नहीं, आप अपनी बात कहिए। हम इनकी बात में नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं आप, इसलिए कह रहे हैं। चौधरी जी मंच पे थे। देखिए आप बोलें नहीं, बोलें। देखिए ऐसा है हाँ, मनीष जी, आप अपनी बात का जवाब ले लें कि आप कितना भी झूठ और छल की राजनीति करना शुरू करें, चाहे जितना अब तक किया है आप आगे अब करता तक रहूंगा। कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि जनता आपको वोट क्यों दे। एक किसान मुद्दा छोड़ा, आपने क्या है और क्या मुद्दा? नहीं, और कौन सा, हम जब किसान की बात करते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा किसान मुद्दा है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम किसान की राजनीति करते हैं। जब दिल्ली के बॉर्डर पर लाठीचार्ज हुआ तो वहां कौन नेता नजर आया था? भारतीय जनता पार्टी का, या हमारे चौधरी अजीत सिंह 82 साल के जो होते हुए जो है बॉर्डर पे आए किसानों के बीच में। तो किसान हमको वोट देगा या इनको वोट देगा? ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी बहुत जाने माने विश्लेषक और उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 3 दशकों से समझते आ रहे हैं। हेमंत जी बहुत धन्यवाद। आपसे इन 8 सीटों का मैं इक्वेशन समझना चाहता हूं। डिबेट ओपन करते वक्त मैंने कुछ मुद्दे रखे, एक मुद्दा उसमें से छूट गया था। ये ऐसा क्षेत्र है जहां मनी पावर बहुत मैटर करती है और इधर पैसा बहुत चलता है इलेक्शंस में। तो किन किन मुद्दों के आधार पर इन 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और क्या माहौल आपको लगता है इस क्षेत्र में? ब्रजेश, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि एक WWF की लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, जिसमें एक बड़ा पहलवान अक्सर फुटकर 2-3 पहलवानों को पटक पटक के मारता है, गिरा देता है, लस्त पस्त कर देता है। और मजबूरी में जब तीनों पहलवान एक साथ हो जाते हैं
तो बड़े पहलवान को भी कभी कभी शिकस्त खानी पड़ती है। मुझे लगता है कि पहले चरण का चुनाव WWF वाली कुश्ती का एक तरीके से उसकी रिप्लिका जैसा एक संदेश दे रहा है। 8 की 8 सीटें भाजपा की थी, बड़े अंतर से जीती थी। चौधरी अजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता, जैसा आपने खुद कहा कि उनकी राजधानी कार्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, सारा क्षेत्र उनका हो, वो चुनाव हार गए। देखिए 3 बड़े इशूज थे जो सीधे सीधे मैटर कर रहे थे। गाय, आप एक इशू भूल रहे हैं, गाय हाँ, मतलब आवारा जानवर, आवारा जानवर, गन्ना, बनाम, ध्रुवीकरण। मोदी की इमेज, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 से नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा है जो हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट का भी और असेंबलीज का भी। आज भी वही चेहरा है और मोदी की छवि बेहतर है, अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद चूंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, स्थापित सत्य है कि उत्तर प्रदेश खास तौर से जो हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ का चुनाव जातीय गोलबंदी पे होता है। जातियाँ वोट करती हैं, जातीय आधार पे कैंडिडेट दिए जाते हैं, सब वही करते हैं। जो बेहतर जाति वाला है उसी को कैंडिडेट बनाया जाता है। अब आप देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि 2014 में जो प्रदेश था उसके उलट प्रदेश है। जैसे 2014 में सितंबर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के पार्श्व में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद अमित शाह और आजम खां की जो जवाबी कवाली हुई थी, उससे धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की एक ऐसी लकीर खींची जो पहले चरण से लेकर के 7वां चरण। क्या आपको लगता है हेमंत जी कि अभी भी ध्रुवीकरण के कोई हालात पश्चिम के क्षेत्रों में रहेंगे? मुझे नहीं लगता है। कोशिशें बहुत हुई, जैसा अभी मनीष शुक्ला ने कहा कि मायावती की बात बता दूं, 2017 के असेंबली इलेक्शन में मुझे याद है 17 चुनावी सभाओं में 17 चुनावी सभाओं में मायावती ने कहा मुसलमानों सावधान रहना, अपना वोट खराब मत करना। उनकी आदत है, बोलती हैं, इस बार वो बोल गई। जबकि आपने देखा होगा 24 तारीख को शाकुंभरी पीठ से योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन शुरू किया और उन्होंने इमरान मसूद का नाम लिए बगैर उसको अजहर मसूद का दामाद बताया। इसका अर्थ क्या जाता है? पाकिस्तान का जिक्र हुआ, इसका मतलब क्या जाता है? मनीष जी, जिक्र तो बहुत हुआ है हेमंत जी, इसका ग्राउंड पर इंपैक्ट क्या है? मैं ये थोड़ा असेस करना चाहता हूं। पोलराइजेशन पश्चिम के इस क्षेत्र में कोई मुद्दा है अथवा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं हो पा रहा है। तो किधर क्या चलेगा? वहां दलित, गाय चलेगा, आवारा पशु चलेगा, गन्ना किसानों का मुद्दा चलेगा, चल रहा है। ओके। और बता दूं आपको जी, मुजफ्फरनगर में मुसलमान जो 2000 से, एक बार सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 में मुजफ्फरनगर या पूरे इलाके में मुसलमान और जाट एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अब मुसलमान पूछ रहा है जाट से, भाई गठबंधन को वोट कर रहा है कि नहीं तू? और जहां तक अजीत सिंह की बात है, अजीत सिंह ने वहां मैसेज करा दिया है कि उनका आखिरी चुनाव दूसरा है, देख लीजिए। मैंने मुख्यमंत्री की एक स्पीच सुनी और बीजेपी के कुछ और नेताओं की, उनका यह कहना है कि दलित और मुस्लिम यानी जाटो मुस्लिम ये एक नहीं हो सकता है। ये आपको लगता है कि गठबंधन के जरिए ये तीनों कम्युनिटी एक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि बंटवारा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें थी कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाएगी, लेकिन सहारनपुर छोड़ करके कांग्रेस कहीं ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रही है। इवन बिजनौर में जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बांदा से भेजा गया है, वहां भी उनके साथ ज्यादा मुसलमान नहीं है जी। इसलिए परेशानी हेमंत जी, नवाब सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जाने माने किसान नेता हैं, मेरठ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नवाब सिंह जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि इन 8 सीटों पर जहां मतदान होने जा रहा है, इस वक्त आप मेरठ में भी मौजूद हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहे इस बार चुनाव में और क्या आपको लगता है कि इस बार ध्रुवीकरण का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? किसानों की समस्या कोई मुद्दा है अथवा नहीं है? और यूपी सरकार क्लेम कर रही है कि उसने बहुत भुगतान कर दिया है, उधर दूसरी तरफ मुद्दा आता है कि पैसे बहुत बकाया हैं, बिजली की रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये सब मुद्दे कौन से इस वक्त चल रहे हैं और क्या किसानों के मन में क्या है? किसानों के मुद्दे में अभी भी यहाँ से 7200 करोड़ रुपए भी मिल पे बकाया है पश्चिम यूपी में, और बिजली के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसको प्रदेश मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2017-18 और 18-19 का हमने 61,000 करोड़ रुपए दे दिया है, जबकि लगभग 24-25 हज़ार करोड़ के लगभग ही उन्होंने दिया है।
तो किन मुद्दों के आधार पर इस क्षेत्र में वोट होने जा रहा है? आपको और क्या यहाँ पे लगता है कि बिजली क्या के- प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे किसान बहुत परेशान है। जैसे कि सरकार ने बोला कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, नहीं होगा तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। कोई ब्याज नहीं लगता, जबकि हम लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज लगता है। और अभी ये 6,000 की जो चलाई है किसान समधन योजना, इसमें 2,000 रुपये में क्या होगा किसान का? अच्छा, हिंदू मुसलमान वाला कोई मसला है अभी उधर, या कोई आप लोग कैसे वोट करिएगा, किस पैटर्न पे वोट करिएगा? नहीं, हम तो जो किसान जब एक होगा और जब से जाति में पलटा है, जब से अलग अलग हुआ है, नहीं तो किसान अगर एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अलग जब है से कि किसान एक है? जातिवाद में बटा है, अभी अलग जब से है इधर कि की एक वोटों है? में बटा हुआ है, इधर अभी एक है। ओके, रुद्र प्रताप दुबे जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि पश्चिम के इस क्षेत्र में जहाँ पर मतदान होने जा रहा है, इस क्षेत्र के कई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पॉलिटिकली। कई पार्टियों के बड़े जीवन मरण का भी प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल, और गठबंधन का एसिड टेस्ट भी इस क्षेत्र में होगा। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि इस क्षेत्र में कौन से मुद्दे प्रमुख रूप से हावी रहे? और दूसरा, बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद इस क्षेत्र से ये है कि यहाँ पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ेगा। आपका क्या असेसमेंट है? बड़े मुद्दे कोई इस बार ब्रजेश जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। किसान चूंकि ज़्यादा तादाद में है और ज़्यादा ताकतवर हैं, तो किसानों का मुद्दा, विशेषकर गन्ना किसानों का मुद्दा रहता है। कोल्हू बंद हो चुके हैं, उसका मुद्दा है। चेक जो ऋण की माफ़ी हुई उसमें भी से अधिकतर डिफ़ाल्टर की हुई, ये भी मुद्दा रहा। बड़ी बात यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु काटने की जो फैक्ट्री हैं वो सबसे ज़्यादा इसी जगह पे हैं, और उन फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं मुसलमानों का एक वर्ग जितनी तेज़ी से वो धनी हुआ है, उसने कहीं ना कहीं पोलराइजेशन को हवा दी है। ये हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। और राजनीतिक जो समझ होती है, जो राजनीतिक विज्ञान के लोगों को पढ़ाई जाती है सिलेबस से, वो यही है कि जब ध्रुवीकरण हो चुका होता है, जैसे 2014 का, तो उसका अगला चुनाव प्रभावित होता ही होता है, क्योंकि उस पहले चुनाव में आदमी नेता को नहीं, अपने एक ऐसे आदमी को चुनता है जो उसके धर्म की ध्वजा उठा सके। चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो विक्रम सैनी हो, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो। जब आदमी ऐसे लोगों को चुन लेता है कि उसके धर्म को ये आदमी बढ़ा सकेगा, तो वो चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ता है। अच्छा, कांग्रेस ये कैसे क्लेम कर रही है, कितना छाती ठोक के ब्रजेंद्र सिंह क्लेम कर रहे हैं 4 सीटों पर तो वो जीत रहे हैं, सीट भी नाम भी बता दिए। तो कांग्रेस कोई सीरियस प्लेयर है क्या? पता नहीं हेमंत जी क्यों भूल गए कांग्रेस को, आप मुझे जरा बताओ। 62 जिलों में NSUI के दफ्तर तक नहीं खुले हैं। NSUI के आप दफ्तर चले जाइए, वहां ताला बंद है। कल की हालत आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस जमीन पे ये स्टैंड कर रही। कांग्रेस के पास ऊर्जा देने के लिए लायक एक चीज है प्रियंका गांधी, और दूसरी बार बाहर से आए नेता। जब नेता आते हैं तो वो अपने साथ समर्थक लेके आते हैं, वो अपने साथ थोड़ा गाड़ी का हुजूम लेके आते हैं, वो अपने साथ थोड़े से मीडिया के लोगों को लेके आते हैं, जिससे लड़ने लगता है। आपका असेसमेंट ये है कि गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी, यही अभी पहले चरण में तो यही दिखाई पड़ रहा, गठबंधन थोड़ा सा आगे। गठबंधन को DR साहू साहब, थैंक यू। नमस्कार। इस क्षेत्र में कई पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही, क्लेम पे क्लेम आ रहे हैं, इश्यूज पे इश्यूज आ रहे हैं। पर एक चीज़ है जो मुझे बड़ा खुश करती है, मैं आपको वो कारण बताना चाहता हूँ। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी ऑब्जर्वर्स, सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, सब ये मान रहे हैं कि गन्ना किसानों का और सामान्य किसानों का मुद्दा इस बार इस क्षेत्र में बड़ा है। यानी हम मुद्दों की तरफ लौट रहे हैं। ये इस बात का एक राजनीतिक सामाजिक संकेत भी है, यानी मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। आपका क्या असेसमेंट है कि इस क्षेत्र में क्या मिजाज है लोगों का, क्या मूड है, क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी को बढ़त है, कौन सी पार्टी ने किन मुद्दों को हाईजैक किया, और ये हिंदुत्व का कार्ड या मायावती ने जो मुस्लिम कार्ड चला, ये सब कुछ काम आएगा नहीं आएगा? मेरे हिसाब से ये जो प्रथम चरण हो रहा है, ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दिखाई देगा। करीब पूरे जितने भी नए वोटर्स हैं, वो लगभग 80 से 82 हज़ार नए वोटर्स आ रहे हैं। पूरे सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को आप देख लीजिए। हमारे हिसाब से ये जो 80 से 82 हज़ार के वोट है, यंग या नए वोटर्स, और उसके साथ साथ ये जो चुनाव हो रहा है, उसमें यदि आप देखेंगे जो मार्जिन है डिफरेंसेस का पार्टी के और एक जीतने वाले और जो सेकंड रनर है, उसमें भी करीब 80 से 1 लाख की वोट का एक मार्जिन होता है। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर हमको लगता है कि जो नए वोटर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और साथ ही साथ जो बात हम कर रहे हैं कि ये जो
पहला चरण में उत्तर प्रदेश में जो है, इसमें ये जाहिर सी बात है गठबंधन हावी है और ये लोग अच्छा करेंगे। इसमें कुछ हद तक हमको लगता है कांग्रेस इसमें फायदा हो जाएगी। तो उस कांग्रेस की गठबंधन के क्या कारण है कि गठबंधन, क्या जातीय समीकरण आपको लगता है कि ऐसे हैं जिसको बीजेपी काट नहीं खोज पा रही? देखिए, आप कैराना की बात करिए, कैराना में जैसी घटना हुई थी, हमको लगता है कि अब अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा जो कार्य कर रहे हैं और उनका जो एक तरीका है उससे हमको लगता है कि थोड़ी जो एक कन्वर्जेंस है, जो बहुत सारे जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे पार्टी में जातियों में जो एक दरार था उसको मिलाने का जो काम किया है, हमको लगता है कि वो 2019 के चुनाव में भी बहुत फायदा देगा। और उसके आधार पे हमको लगता है कि ये जो गठबंधन है, का एक प्रमुख मसला रहा है जाट मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम एकता। हाँ जी, ये दंगों के पहले तक ये सिचुएशन थी, 2013 के पहले तक ये सिचुएशन थी कि कमोबेश ये कम्युनिटी एक थी, हालांकि आपस में चल रहे थे इन लोगों के, पर ये कमोबेश इनमें आपस में बड़ी एकता थी। क्या आपको लगता है कि वो 2014 और 17 के चुनाव में तो वर्टिकल डिवीजन, पोलराइजेशन हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ, मैं पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इस बार भी इस तरह का कोई सिनेरियो होगा या फिर इनमें एकता हो गई है, ये मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दों के आधार पे वोट मांगना और एक होना ये एक अच्छी संकेत है। और उसके साथ साथ जो एक उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थे और जीते भी थे, उनका काम नहीं करना और असफल होना, वो भी एक तरह से इनको काफ़ी हावी करेगा। और बीरेन सिंह जी, थैंक यू। बीरेन सिंह जी, आप बताइए पश्चिम का क्षेत्र क्या चाहता है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मुद्दे क्या हैं, इसकी राजनीति क्या है और क्या आपको फीडबैक इसका मिल रहा है? देखिए, पश्चिम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो गन्ना किसान और जाट का है। और कहा जाता है कि गन्ना अगर उसका भुगतान नहीं हुआ तो किसान नाराज है और किसान की नाराज़गी का हमेशा खामियाजा सरकारों को झेलना पड़ा है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना ये आई मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कि जो प्रदेश में गन्ना का मामला है उसका भुगतान पिछली सरकारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा किया गया है। तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये मैसेज देना कहीं ना कहीं गन्ना किसानों को ध्यान में रखकर बात कही गई है। सरकार का जवाब है कि योगी सरकार ने 2 साल में 65,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है जी, जबकि बसपा ने पिछले 5 साल में 52,000 करोड़ का किया था और सपा सरकार ने 17 से 18,000 करोड़ का हर साल भुगतान किया था। तो पिछली तीनों सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा गन्ना किसानों को भुगतान किया है। और आरोप तो यह भी है कि मायावती ने चीनी मिलें बेच दी, अखिलेश यादव उनको ला नहीं पाए वापस, लेकिन योगी सरकार उसकी सीबीआई जांच करा रही है। मोदी जी एक शेर कहते हैं कि इस देश में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कारखानों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन ब्रजेश जी जो सबसे बड़ी बात है वो हमेशा कहते हैं कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा। उनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। मोदी जी की ये बातें जो है देश की जनता के मन में काफ़ी घर करती हैं। और इस बार उन्होंने कहा कि पहला वोट देश के जवानों के नाम, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम डालिएगा। तो बीजेपी कभी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती थी, आज उसको सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। बीजेपी महंगाई के खिलाफ वोट नहीं मांग रही है, नौकरी और बेरोजगारी पे वोट नहीं मांग रही है, रसोई गैस पर वोट नहीं मांग रही है, लोगों की नौकरी, रोजगार, तरक्की, खुशहाली, किसान के कर्ज माफ़ी पर वोट नहीं मांग रही है। मांगना चाहिए, ये भी मुद्दे हैं। और पश्चिम में 8 सीटें हैं, बीजेपी ने 8 जीती थी, बाद में 7-1 रेशियो हुआ। अब रेशियो क्या होगा? माफ़ करिए, प्रियंका गांधी ने बहुत तगड़ा रोड शो भी कर दिया। अब समस्या ये है कि अगर कांग्रेस ज़्यादा वोट काटेगी तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो गठबंधन जीतेगा। लड़ाई तो बहुत तगड़ी है। यहाँ तो दोनों एक दूसरे को कटवा साबित कर रहे हैं ना। देखिए ब्रजेश जी, एक बार एक मास्टर ने एक छात्र से पूछा कि बताओ बेटा, अगर एक नदी के बीचों बीच में एक नींबू का पेड़ लगा है तो बताओ तुम नींबू कैसे तोड़ोगे?
तो छात्र ने कहा कि सर चिड़िया बनकर उड़ के जाएंगे, तोड़ लेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें चिड़िया बनाएगा कौन? तो छात्र ने कहा सर चिड़िया हमें वही बनाएगा जिस माई के लाल ने नदी की बीच धारा में पेड़ लगाया है। तो इस देश में तमाम सारी चीजें हैं हाँ। जो एक से बढ़कर एक है। तो आज का साहित्य पेश करिए वीरेंद्र जी, फिर ब्रेक लिया जाए। देखिए राजनीति में तमाम सारी जो है चीजें होती हैं और चुनाव का वक्त है, आरोप भी खूब लग रहे हैं, लेकिन लहर किसकी है ये कल से तय होगा। कल से 8 सीटें बताएंगी। तो सुहानी रात गुजरी है, अब शहर बाकी है, अभी अंधेरों का एक और पहर बाकी है और वो बन गया है नुमाइंदा ए सरकार यारों, हाथों में आई है तलवार, अभी कहर बाकी है और खास व आम है परेशान जिधर देखो, कौन कहता है साहब कि लहर अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम चरणों की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें उत्तर प्रदेश की किस्मत तय करने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ से उठी लहर और यहाँ से उठी राजनीतिक बयारी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मूड और मिजाज तय करने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक। तो उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों के पर वास्तविक राजनीतिक धरातल पर गठबंधन की क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक पोजीशन है उनकी, ये तय होगा इन 8 सीटों से जब कल मतदान होगा। ये तय होगा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करिश्मा करने वाली है या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है, ये भी कल तय होगा मतदान के बाद। उत्तर प्रदेश का मतदाता मतदान के बाद अपने पत्ते खोल देता है और कमोबेश एक माहौल पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। ये वो इलाका है जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए ऊर्जा का केंद्र है, राजनीतिक उनकी विरासत का केंद्र है। ये भी तय होगा कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक रहेगा, नहीं रहेगा, अजीत सिंह की राजनीति क्या क्या होगा और जयंत चौधरी का भविष्य क्या है। ये इलाके से तय होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति किस दिशा में जा रही है। 14 और 17 के परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी पर दोहराने का जबरदस्त दबाव इस क्षेत्र से है, क्योंकि कैराना छोड़कर सारी सीट उनकी है। इस क्षेत्र में गन्ना किसान, पोलराइजेशन, मनी पावर, गठबंधन, जातिगत समीकरण, आर्थिक समीकरण, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता वोट करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में दबाव में है, दबाव में गठबंधन है, क्योंकि गठबंधन का जो जातीय समीकरण है उसकी कार्ड बीजेपी के पास नहीं है, सिर्फ एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटैक्ट है। तो क्या पीएम मोदी का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वोट मांगने के लिए क्या इस क्षेत्र में सिर्फ इतना ही वजह काफी है बीजेपी के लिए? एक एक करके इन सब बातों का जवाब मनीष शुक्ला देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गो एट। देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। यद्यपि मैं जाति और धर्म को डिबेट में नहीं लाना चाहता था, लेकिन मेरे बात के सभी वक्ताओं ने जाटों मुस्लिम की बात की। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, सचिन गौरव की बहन से छेड़खानी हुई थी, उस छेड़खानी के विरोध में सचिन गौरव की हत्या हुई थी। उस समय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे सैकड़ों लोग के ऊपर मुकदमे कायम हुए थे, निर्दोष लोग के ऊपर मुकदमे कायम हुए थे। और अजीत जी और जैन जी तब भी उत्तर प्रदेश और देश में कहीं रहे ही होंगे, लेकिन उस समय उन जाटों का दर्द बांटने वो नहीं आए थे। खुलेआम सरकार के द्वारा निर्देशित करके और वहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे उनके निर्देश पे हत्यारों को छुड़वाया गया था, उनको रिहा कराया गया था। और अभी तो आप कह रहे थे धर्म जाति पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन चूंकि हमारे इतिहास बता रहे हो आप। मैंने कहा ना कि चूंकि हमारे बात ब्रजेश जी लगातार सबने इस बात को कहा, मत कुरे दो। जितने विश्लेषक थे उन्होंने कहा, बाकी और जितने लोग थे सबसे आपने सवाल भी पूछा क्या है जाटों मुसलमान, तो इसलिए मैंने बताया। तो वो लोग भी अभी उसी क्षेत्र में रहते हैं जो खोज रहे थे उस समय अजीत सिंह जी को और जैन जी को खोज रहे थे, कहाँ हो आप। लेकिन उस समय उन पीड़ितों की मदद करने, अपनी बहन की इज्जत को बचाते हुए मर जाने, हत्या हो जाने वाले गौरव सचिन
कि पीड़ितों को अब बचाने ऐसा के लिए छोटा कोई नहीं आया छोटा था। वो तो छेड़खानी की बात थी, उन्नाव का क्या है? दूसरी अच्छा, बात, हाँ। दूसरी बात ये तो बीजेपी नहीं कह दंगे के रही नाम पर है, ये वोट चाहिए। बीजेपी नहीं कह रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी उसमें सपा बसपा कांग्रेस तीनों के नेताओं के नाम आए, 10 लोग के नाम आए। तो ये आप अपनी उपलब्धि बता हमारी के वोट उपलब्धि मांगो मैंने तो ना। कहा, तो मैं तो आप ये 13 के दंगे के नाम पर वोट क्यों मांग मेरा रहे हो? पहला स्टेटमेंट सुनिए आपके चैनल पे, मैंने क्या कहा कि हमने जो गरीबों को आवास दिया है, जो हमने बिजली का कनेक्शन दिया है, तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, और 65,000 करोड़ 2 पेराई सत्र में इतना बड़ा भुगतान उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर वोट चाहिए ना आपको? बिल्कुल, हम तो विकास के ही पर ही बात करना अभी चाहते बजरंग बली पर हैं, वोट लेकिन चाहिए। लेकिन मेरा सवाल किसानों के साथ है, मेरा क्या सवाल किया है, ये चूंकि बता दो। बीएसपी नहीं है। हाँ, अरे किसानों के मायावती साथ जब क्या कह किया रही ये बता थी, दो। मायावती जब कह रही थी कि मुसलमानों एकत्रित हो जाओ, तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी क्या कर रहे थे मंच पे? उन्होंने क्यों नहीं रोका कि धर्म के नाम पर आप मत वोट मांगिए? ऑलराइट, यस देखिए, भारतीय गांधी जनता साहब, पार्टी हमेशा बात ये मनीष ने जेन्युइन ये बात कही कि उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपोज क्यों नहीं किया? देखिए समाज, जब आप जाट मुसलमान की एकता की बात करते हैं तो कैसे मायावती ने अपील की? सुन लीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है नफरत में। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने मैंने आपके बीच नहीं बोला, आपके बीच नहीं बोला, सच सुन लीजिए, थोड़ा सा सच सुन लीजिए। आप सच सुनना नहीं चाहते हैं, आप सच सुन लीजिए। आपने लोगों को मंचों से बुलाकर जो है पुरस्कृत किया, आपने दंगों में इन्वॉल्व थे उनको पुरस्कृत किया, और आज आप केस वापस ले रहे हैं। सुन लीजिए पहले, उसकी बात भी ना हो। सुन लीजिए पहले, आपने नफरत आप फैलाने का बताओ काम ना, किया है। आप माफी मांगोगे कि जानसठ के मौलवी जो दंगे का आरोपी था, आप माफी मांगोगे? बड़ी मुश्किल से आप जयंत माफी चौधरी जी ने, मांगोगे अजीत कि सिंह मायावती जी ने ने कैसे हमारा कहा सामाजिक कि सौहार्द मुसलमानों पैदा किया एकत्रित है? हो? बहुत मुश्किल से उन लोगों, हाफिज जी, चौधरी साहब ने आप सामाजिक यही तो मैं सौहार्द भी पैदा कह रहा हूं किया कि है बड़े समाज के मुश्किल अंदर। से समाज को आजम बिगाड़ने खान का काम अखिलेश मत यादव जी कीजिए। ने जो समाज को देखिए, बांटा समाज था, में जहर 5 मत साल फैलाइए। में घाव भरे माननीय थे, मोदी जी लेकिन जा रहे मायावती ने हैं, हरे किए। माननीय मोदी जी जा रहे हैं इस बार। और ब्रजेश जी, देखिए, मायावती जी ने हरे किए 5 साल आप में। संकल्प पत्र हमने पे अपने आइए, कामों से उन संकल्प घावों पत्र को पे आइए। भरा था। आपने कहा 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का जो है बकाया वापस कर देंगे। आप कह रहे हैं 65,000 करोड़। गन्ना किसान अरे जो अभी टीवी चैनल में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आपने 5 साल में जितना नहीं 25,000 दिया, करोड़ उतना रुपए हमने किए हैं। 2 पेराई आप सत्र में झूठ दे बोलने दिया। का काम मत कीजिए, झूठ रमाला बोलने का चीनी काम मत मिल, कीजिए। ये पूछिए आपके इनसे। प्रधानमंत्री जी झूठ पूछिए बोलते हैं। बागपत की रमाला आपके चीनी मिल प्रधानमंत्री का जी कि कैपेसिटी जो पेराई कैपेसिटी है भारत उसको देश के हमने बढ़ाया, प्रधानमंत्री डबल जी किया। झूठ बोलने पूछिए का काम इनसे करते हैं। भुगतान सापा सरकार में अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है आपसे। बकाया था, जबकि 4,000 आपको करोड़ बकाया था। डेवलपमेंट के नाम पर वोट चाहिए या जो जातिगत इक्वेशन है उसको आप मटेरियलाइज करना चाहते समाजवादी पार्टी हैं? कभी जाट जातिगत जाटो राजनीति मुस्लिम नहीं करती है भाजपा की तरह। हम लोग विकास पे वोट मांग रहे हैं और विकास पे वोट हमको मिलेगा। हमें पूरी तरह से आशा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो युवा लोग हंस रहे होंगे नौकरी जब आप कह रहे हैं नौकरी कि भी धर्म पूछेगा के नाम आपसे। पर सुरेंद्र त्रिवेदी फर्स्ट टाइम वोटर जो आ रहा है ना, मनीष नौकरी शुक्ला पूछेगा आपसे। मनीष शुक्ला फर्स्ट की टाइम बात वोटर पर जो आ रहा है ना, रिप्लाई नौकरी पूछेगा कितनी नौकरी दी ये आपने। कह रहे हैं कि जो सामाजिक ताना बाना बिखरा है उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल भी जिम्मेवार है। अरे वाह, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी 5 साल से लगातार जन संवाद कार्यक्रम जब चलाए हैं मुजफ्फरनगर, कैराना, सारे क्षेत्र, बागपत, सारे क्षेत्रों में, तब जाकर के सामाजिक सौहार्द की भावना पैदा हुई। अरे ये इस बात हिम्मत नहीं पड़ रही थी? आपको हम इस बात का भी जवाब दे रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही आप थी? इंतजार कर रहे उन्होंने कहा चौधरी आप खड़े हो, इंतजार कर रहे, अभी जवाब मिल रहा है मंच आपको। पे डांट रही माइक थी पे मायावती जी, बोलिए। चौधरी आप जी, इंतजार जी, जी, करें। जवाब दीजिए इनको, आप इंतजार आप करें, इनको आपको जवाब मिल रहा है, दीजिए, जवाब सुनने का इंतजार आप कीजिए। जवाब दीजिए इनको। चौधरी अजीत जी जो इतने पुराने और वरिष्ठ नेता हैं उनको डांट रही थी मायावती जी। हाँ। चौधरी जी इधर खड़े हो, आप- जयंत इधर खड़े हो, अखिलेश इधर जाओ। बड़ी तकलीफ है आपको अरे नहीं? आप क्या उसी मंच पे बैठे थे बगल में? अरे किसने टीवी नहीं देखा? आप वहीं बैठे थे? किसने टीवी नहीं देखा? कौन किसको डांट रहा था? मैं वीडियो दिखाऊं? मेरा कैमरा आप दिखाएंगे, मैं वीडियो मेरा दिखाऊं? कहना ये है, मेरी बात सुनिए पहले। वीडियो दिखाओ तो ब्रिजेश जी मेरी कहिए बात सुनिए। कि कैसे अरे यार सुनने की भी दम रखो जब आप हाँ, बोलो, अच्छा, बोलो। बताइए जो आप मैंने रोका बताइए। आपने बार बार ये कहा कि मायावती जी को चौधरी अजीत सिंह ने क्यों नहीं रोका। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच से भाषण दे रहा होता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा, जब उसके मुंह से आवाज निकल गई तो रोको या न रोको, माफी इसका मांग कोई- अच्छा, आपको क्या इसका लगता कोई है कि महत्व नहीं अजीत- होता। एक मिनट मिश्रा जी, इसका कोई महत्व नहीं होता, ना इस मायावती जी बात का कोई महत्व ना नहीं ये है, ठीक है। चर्चा का विषय। अब चर्चा का विषय ये है कि किसानों के साथ आपने किया क्या। ट्रैक्टर जीएसटी 28%, कृषि यंत्र जीएसटी 28%, गलत बोल रहे हैं। बीजों पर गलत जीएसटी बोल रहे हैं। 12%। गलत बोल आप रहे हैं। सच्चाई आप दिखाइए, आप सच्चाई आप बिजली का बताइए। बिल का क्या हुआ? आप कृषि यंत्र दिखाइए 28% एक कहाँ दूसरे है? को टच ना करें, टच ना करें एक अच्छा दूसरे ठीक, सॉरी, टच बिजली मत का करें। बिल हाँ। 300% Sorry। बढ़ाया। बिजली का गलत, बिल फिर ये भी गलत है। अरे गलत, ये भी गलत। अगर आप अरे किसान तो हो, होता है वो गलत। अगर आप किसान और हो जो त्रिवेदी सही। जी, तो अरे- बता दो अरे 1 घंटे टच मत करो, टच मत करो, एक दूसरे को एक टच मत घंटे करो।
डीजल से अगर सिंचाई करते हो तो कितना खर्चा आता अरे है, खाता और ना 1 भाई। घंटे बिजली से सिंचाई करते हो अरे तो डी- कितना खर्चा आता है? आज किसान हो तो बता दो। अरे डीजल तो महंगा, बिजली तो महंगी, क्या सस्ता है ओके आपका? हेमंत तिवारी किसानों को क्या दे जी, दिया हेमंत आपने? तिवारी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में पोलराइजेशन होगा। आप लाख न माने, लेकिन बीजेपी पूरा बिलीव करती है और इनका पूरा प्रचार अभियान भी उस पर केंद्रित था। आपको क्या लगता है कि ये जो कास्ट इक्वेशन गठबंधन का है, क्या वो एग्जिस्ट करेगा और उसका मुकाबला पोलराइजेशन से कर पाएगी बीजेपी, नहीं कर पाएगी? पहले एक बात मेरी सुनिएगा, ये सियासी बगलों का दोगलापन है। ये भाषण कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। ये सब के सब जातियां जोड़ रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत बड़ी है, सत्य है, ज़रूरत नहीं कि नेता और प्रवक्ता स्वीकार करें। होता यही है, जातियां जोड़ी जा रही हैं और जातियों का जोड़ बनाया जा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति गोलबंदी का एक ही जवाब है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, उसकी काटे ही है। क्योंकि अगर आप मत प्रतिशत जोड़े, इसका अर्थमेटिक देखें तो सपा, बसपा और आरएलडी मिल करके ये बड़े ऊंचे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 50% से ज़्यादा 2014 में वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो एवरेज वोट था 2017 का असेंबली इलेक्शन में, वो करीब 46% था। ऐसा आप मानते हो ना, लेकिन हमारे साथ लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी आज हैं, की तिथि में जिनका आप जोड़ें- इक्वेशन कुछ और कह रहा है। ये कह रहे 4 सीट पे तो हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं 4 माफ सीट। कीजिएगा ब्रजेंद्र जी, मेरा जवाब आपको खराब लगेगा। असलियत स्वीकार करनी चाहिए। आप यूपी में संघर्ष कर रहे हैं 3 दशक से, और जो 8 सीटें हैं, इसमें एक सहारनपुर की इकलौती सीट है जहां कांग्रेस लड़ाई में है। नसीमुद्दीन अभी लड़ाई में नहीं आ पाए हैं। वहां ऐसा करके तो आप गुस्सा दिला रहे लड़ाई हैं। है। वो घर घर जा रहे हैं, मुसलमानों नहीं, घर जा नहीं, रहे ये हैं, तो आपने सपोर्ट गुस्सा नहीं मिल दिला रहा दिया है। इन्हें। भाई मैं खरी बोलता हूँ, सही नहीं, बोलता हूँ। नहीं, ये तो गुस्सा दिला दिया आपने। नहीं, गुस्सा ब्रजेंद्र जी बहुत कूल आदमी है, ये असलियत है। और बता दूं, कांग्रेस अच्छी स्ट्रेटजी जा रही है। कांग्रेस का वाकई लक्ष्य वोट परसेंट बढ़ाना ओवरऑल, और 2022 ये के तो लिए बराबर तैयारी कर रहे करना। हैं आप। और जो बुरी दशा रही है, जी। इससे कांग्रेस उभरेगी, आप देखिएगा। ऑलराइट, तो ब्रजेंद्र जी कांग्रेस आपको को कुछ सीटें मिल रिस्पॉन्ड रही, करना लड़ाई चाहते मैं हैं? नहीं कर रहा हूं। हेमंत जी लेकिन- कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं इनकी बात सुन लें, फिर आपको जोड़ देता हूं। ऐसा है आदरणीय ब्रजेश जी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई जी, और मैं नमन है मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रवक्ता जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब लोग का बाल नोचना और कपड़ा फाड़ना बाकी रह गया है, लेकिन नमन है जनता को कि वो नहीं बट रही है, नहीं बट रही है, नहीं बट रही है। तो ये बात आप हेमंत जी को समझाओ ना। आदरणीय हेमंत तिवारी जी, 9 जैसा रिजल्ट आएगा। आपसे उम्र हमारी साल 2 साल कम होगी। 23 तारीख को काउंटिंग करिएगा, 9 जैसा एग्जैक्ट रिजल्ट ना आवे तो हमको उस राजनीति करना छोड़ दूंगा। 22 सीट से आप ऊपर हेमंत कांग्रेस जी की पार्टी समझदारी को अपने चैलेंज दम नहीं पर कर चुनाव सकते। जीतने जा रही है। हेमंत जी की समझदारी अब को आप चैलेंज सुन नहीं लीजिए। कर मैं रहे। चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या पत्रकार चैलेंज हैं, कर? अब मैं 88 से राजनीति नहीं, देख रहा नहीं, हूं। ब्रजेश मिश्रा जी हैं उसमें भाई, 14 की मोदी धीमे लहर से। में हम 2 नहीं, सीटों पर नहीं। सेकंड किए ये हुए तो हैं। आपको चैलेंज कर दिया। 4 सीटों पर आप नेट टू हेमंत- नेट फाइट है। मैं 30 चैलेंज कर रहा हूं, अगर 9 जैसा 30 साल का रिजल्ट आवे, इतिहास है उनका। बिल्कुल 9 जैसा। हमारा भी 30 साल का इतिहास है। 88 से मैं 4 इतिहास प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने ब्रजेश वर्क सुनिए किया मेरी है। बात। मेरा कोई ब्रजेश। पॉलिटिकल कैलकुलेशन कभी गलत अच्छा, नहीं हुआ। ब्रजेश जी, एक मिनट 2009 जैसा रुकिए। रिजल्ट आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे एक मिनट खाली सुन बीजेपी का लीजिए। सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं श्रीमान तो कन्हैया चैलेंज जी, करता हूं, थोड़ा पूरी धैर्य दुनिया रखिए। का बहुत संघर्ष एनालिसिस्ट करना हो, है। वो हमको सीट अच्छा। वाइज चर्चा करे। 10वीं सीट बता दे बीजेपी अरे कौन सी सुनिए है। ऑलराइट, हेमंत जी बताइए। हेमंत और जी ये सुनिए जनता को साहब। नमन करता हूं मैं कि इतनी सब कोशिश के बाद ब्रजेश जी, अपने अरे इशू सुनिए पर सही अमेठी साहब। हम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। ओके, खंडहर ब्रजेश खोला जा रहा है जी, उत्तर प्रदेश में। हेमंत जी को चैलेंज आप किए अपना ना। सीट गिनिए। ओके हेमंत जी आप प्लीज। 10 लाख से जीत जाओ भाई। हाँ, मेरी हेमंत बात जी सुन लें। जी। ब्रजेश जी, आप गवाह हैं। 2009 में जब मैंने 22 सीट कांग्रेस की बोली थी तो बहुत लोग मुझसे नाराज हो गए थे। और 2014 में आप थे पैनल में, आपकी डिबेट थी और मैंने एग्जिट पोल के 1 घंटे पहले कहा था बीजेपी 70 ±2, कांग्रेस 2 और सपा 5 to 6। मैं पंडित बहुत बड़ा नहीं हूं, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने प्रूव किया है जितना बोला है सही हुआ। क्षमा कीजिएगा, 8 सीटों में एकमात्र सहारनपुर में इमरान मसूद बहुत अच्छा। हेमंत जी, ये तो ब्रजेश जी कह रहे हैं ये राजनीति छोड़ देंगे मैं अगर आपसे और झगड़ा अगर- नहीं और करना अगर- चाहता और हूं। अगर- आप 23 तारीख को मिलिएगा। हम लोगों की उम्र साहब। बहुत ज्यादा नहीं है। 9 जैसा रिजल्ट ना आए तो 24 कहिएगा, को मिलेंगे जो भाई। कहिएगा मैं मानने मैं तैयार मिलता हो रहता जाऊंगा। हूं। क्योंकि हम 5 जो न्याय योजना लेकर आए हैं, साहब, असल मैं इशू लगातार चुनाव मिलता उस हूं। पर हो रहा है 72,000 पर।
32 लाख नौकरी पर युवाओं के, किसानों के नहीं, पूर्ण नहीं, आप कर्जमाफी हेमंत जी को पर, ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। 6% शिक्षा पर, नहीं, सुनिए तो हेमंत इस पर जी। सब पर चुनाव भाई, होने जा हेमंत जी रहा की है। बात तो सुनिए आप। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे आप तो ईरान, सुनने ही नहीं। ईरान पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात नहीं बता हेमंत रहे जी हैं। न्यूट्रल पर्सन है, राफेल भी आ गया, उनकी बात तो सुन लीजिए। राफेल भी आ गया, पिक्चर भी रोक दी। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इमरान साहब ने भी कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो संबंध सुधरेगा। ओके, यस, हेमंत जी प्लीज, हेमंत जी एक सेकंड रुक जाइए और लोगों को बोलने दीजिए। हेमंत जी बोलिए। इनका जवाब हम देंगे, हेमंत जी देंगे। मैं ब्रजेश जी कह रहा हूं, राफेल से आप पूरा पाकिस्तान को दाग दीजिए, सब कर डालिए। कांग्रेस जी आपको बड़ी मेहनत करनी है यूपी में स्टेब्लिश होने के लिए, और माफ कीजिएगा अगर इस चरण में कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी 8 में से 6 सीट बचा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी जीरो नवाब होने जा रही है। सिंह ऑलराइट प्लीज, आप सब में से 8 जीतेंगे। नवाब सिंह, किसानों के मुद्दे पर वोटिंग होगी या नहीं होगी, या ध्रुवीकरण के आधार पर होगी? नवाब सिंह। किसानों के मुद्दे पर वोट कैसे होगी जब किसानों के लिए बोला गया था कि आपका कर्ज माफ़ किया जाएगा, और कर्ज में कोई शर्त नहीं रखी थी शुरू में। उसके बाद जो कि इतनी ज़मीन चाहिएगी इन किसानों को, सीमांत किसानों को किया जाएगा, तो कहाँ तक ये होगा? ओके, रुद्र प्रताप जी आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस जब क्या किसान कहता की है कि फसल का पश्चिम रेट की नहीं मिल 8 रहा सीटें तो कैसे होगा? फसल रेट सही क्या मिलना चाहिए। ट्रायंगुलर मुकाबला है या बीजेपी गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं? सही चाहिए हमें। दुबे जी, जैसे ही उधर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उधर पर्ची तुली और तुरंत खाते में पैसा जाना चाहिए, तब जाकर डिजिटल इंडिया होगा। एक सेकंड, एक सेकंड का रिस्पांस परिबल की बात सुन लीजिए, और मेरे पास 4 ही हम मिनट अपनी मांगों को लेकर ओके नवाब सिंह जी, हरिद्वार से ओके दिल्ली जा रहे थे किसान नोटेड, यात्रा आपकी में। बात नोटेड। दुबे जी हमारे को पे लाठी चार्ज किया दुबे था। जी, रुद्र प्रताप जी को ब्रजेश जी का आक्रामक होना इतने वक्त जस्ता भी है क्योंकि ये वही 8 सीटें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस महागठबंधन में नहीं आ पाई। चंद्रशेखर रावण इसी में है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसी पे हैं, जिसपे बसपा का सबसे ज़्यादा आपत्ति थी कि इन लोगों की वजह से वो कांग्रेस को गठबंधन नहीं लेने वाली थी। तो ब्रजेश जी का इसमें आक्रामक होना चलता भी है। ब्रजेश जी, मेरा ये पहली मेरी प्रतिक्रिया है वो यही है कि महागठबंधन और बीजेपी के बीच में चुनाव होने जा रहा और मुद्दा विहीन चुनाव है, इसलिए धार्मिक के आधार पे गोलबंदी ही इस चुनाव को तय करेगी कौन किसकी तरफ जा रहा है। मुसलमान किधर की ओर मुड़ रहे हैं और हिंदू किधर की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि जातीय गोलबंदी भी बहुत ज़्यादा सेट हो नहीं पाई है इस चुनाव में। ओके, साहू जी तो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन होगा, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि पोलराइजेशन का समय अब नहीं है, और पोलराइजेशन जो होना था वो हो नहीं पाया। और मेरा ये लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो 3 लोगों की जो है वो जो गठबंधन है ये बहुत अच्छा करेंगे। और हम आपके द्विवेदी जी के साथ भी मैं सहमत हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो नया वोटर्स है, मैं आप ही बार बार बता रहा हूँ, ये जो नया वोटर्स है वही तय करेंगे किस आधार पे, बेरोजगारी और इस सब चीज़ों के आधार पे जो इन लोगों की जो वोट तो किस तरफ जा आपके रहा हिसाब है। से ट्रायंगुलर नहीं है बल्कि गठबंधन बनाम बीजेपी, इसमें कांग्रेस कहीं कहीं पॉकेट्स में अच्छा करेंगे, उनकी फायदा होगा। ऑलराइट, यस। मनीष शुक्ला 10 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए ब्रजेश जी, हम तो 8 की 8 सीटें जीतेंगे और अपने विकास के काम से पर ब्रजेश जी जीतेंगे। आप हेमंत जी को चैलेंज नहीं कर सकते। मोदी जी और आप बात योगी जी ने सुनिए, जो काम he किया is a है, senior journalist. He is a senior journalist. आप उनकी बात सुनिए। इसलिए नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा नमन है। ओके, सुनिए हेमंत जी क्या कह रहे हैं। हेमंत जी बहुत हेमंत जी, सीनियर हैं, उनसे झगड़ा हेमंत जी ना लास्ट कराइए। 10 सेकंड, मैं कोई झगड़ा नहीं करा रहा हूँ। बहुत सीनियर आप हैं, ऐसे मैं कैसे उनको- कह सकते हो? मैं कह रहा हूँ कि एक खाली मैं क्यों झगड़ा कराऊंगा? मेरा क्या है? 23 तारीख को ओके। अगर 22 सुन प्लस तो लो, एक कांग्रेस मिनट, एक नहीं मिनट। लाएगी ऑलराइट। तो आप जो एक बात कहिएगा तो सुनिए। मैं राजनीति छोड़ के घर बैठूंगा। राहुल गांधी जी उनके प्रवक्ताओं की एक बात सेकंड, को- हाँ भाई हेमंत जी आप घर बैठिएगा, मैं तो पत्रकारिता ही करता रहूंगा भाई। धन्यवाद। तो मैं Thank नहीं you. देश के ऊपर जीत के Thank आऊंगा। you. देखिए भैया से एक बहुत क्लियर बात सुनिए, जी हेमंत जी, एक क्लियर बात सुनिए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। बिल्कुल। तभी हम नरेंद्र जीतने जा रहे हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत गाँव शुक्रिया, में बहुत बहुत ये शुक्रिया, सब बहुत 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 धन्यवाद, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर भारत समाचार की तरफ से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मतदान जरूर करें, अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। डेमोक्रेसी हमको बहुत कुर्बानी, बहुत त्याग, बहुत परिश्रम और बहुत कुछ खोकर मिली है। हजारों साल की मुसलसल गुलामी के बाद आपको लोकतंत्र नसीब हुआ है। इसकी अहमियत को समझें, इसके महत्व को समझें और भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करें। इसलिए अपना वोट जरूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।